अगर क्लास लाइव हो गया तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ भाई। कमेंट ऑन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं लाइव हो गया हूँ तो एक बार कमेंट करके बता दें। यस, आई थिंक अभी स्टार्ट हो गया। ओके, यस, जय हिंद, वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे, और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बैच की एक और धमाकेदार क्लास में। सिलेक्शन बैच की ये क्लास रहेगी हमारी क्लास नंबर आपका 21, और जो लेक्चर नंबर आपका 21 है, उम्मीद करता हूं कि पहले के अगर आपने 20 लेक्चर के एक बार अगर आपने नोट्स बना लिए हैं, वो 20 लेक्चर अगर क्लियर कर लिए हैं, तो वहां से तो आपको लगता होगा कि ये 4 टॉपिक, ये 5 टॉपिक तो मेरा बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर आपने नोट्स बना के उनको तैयार किया है तो। उसी सीरीज में आज अपन बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 21, और ये रहेगा हमारा लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2। लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2 की क्लास आज हम करने जा रहे हैं। लास्ट डे क्लास होनी थी बट नहीं हो पाई, कुछ इंटरनेट का इश्यू था, फाइबर का प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2 की क्लास करेंगे, और आज की क्लास प्रैक्टिस के साथ में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ में बात करूंगा, और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी है, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपने बहुत ही कम चांस है कि आपने पढ़ी हो। अभी बात करेंगे अपन, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी ये रहेगी, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा दें, कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें, और अगर हो सके 2 सेकंड अगर आपके पास मेरे लिए है तो अपने ग्रुप में क्लास को जरूर शेयर कर दें। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन आपका पार्ट 2। लॉ ऑफ मोशन पार्ट 1 अगर आपने मिस किया है, टाइप करें, यूट्यूब पे जाइए, लॉ ऑफ मोशन सिलेक्शन बैच पार्ट 1 बाय आरएसआर, तुरंत आपको क्लास सामने आ जाएगी, और आपको पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। चलिए, तो यहां पे देखिए अपन बात कर रहे हैं यहां पे निर्देश तंत्र, यानी अपन बात कर रहे हैं रेफरेंस जो फ्रेम है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको कह सकते हैं, निर्देश तंत्र क्या है। यहां पे आपको एक पेड़ नजर आ रहा है, इधर पेड़ नजर आ रहे हैं 2-3, यहां पे एक लड़की खड़ी है, इधर से ऊपर एक हवाई जहाज उड़ता हुआ आगे जा रहा है, प्लेन जा रहा है। ये किसका किसके सापेक्ष क्या मोशन है? क्या इस लड़की के सापेक्ष प्लेन आगे जा रहा है? यस। इस पेड़ के सापेक्ष आगे जा रहा है? क्या ये पेड़ इस लड़की के सापेक्ष आगे पीछे जा रहा है? नहीं, स्टेबल है ये एक मोशन कर रहा है। इसके सापेक्ष ये पेड़ गति कर रहा है, ये पेड़ इसके सापेक्ष गति कर रहा है? नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत 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 अहम पॉइंट पे आज डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा बारीकी से अपन डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक रहेगा हमारा निर्देश तंत्र, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिगार्डिंग अपन यहां पे बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक एक लाइन पे फोकस करूंगा, फिर मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकली फील करके आगे वाली स्लाइड में बताने वाला हूं। पहले एक लाइन अपने दिमाग में उतारिए ताकि एक इमेज बन सके, क्या कि निर्देश तंत्र आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर अंतरिक्ष में जहां कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी अंतरिक्ष में कहीं पर भी स्थित हो, वह उसका निर्देश तंत्र कहलाता है। कहीं पर भी, जहां पर भी वो है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अगर अपन बात करें, कोई ऑब्जेक्ट जहां पर भी रखा हुआ है, स्थिर है, वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र निर्देशांक पद्धति से जुड़ा हुआ एक तंत्र है, जो कि उसकी स्थिति और उसकी घटनाओं के लिए एक घड़ी का काम करता है, कि वो कहां पे है, कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी स्थिति में है, किस कंडीशन में है, रेस्ट में है, मोशन में है, किस प्रकार मोशन में है, ये उसके लिए एक वॉच, एक घड़ी का काम करता है। सर इससे हमें क्या याद करना है? कुछ भी याद नहीं करना। सर क्या सवाल बनेगा? कोई सवाल नहीं बनेगा। सवाल कहां से बनेगा? उसके लिए अपने को एक प्रैक्टिकल अपने को समझना होगा, और उस प्रैक्टिकल को अगर हमने समझ लिया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र की शुरुआती जो बुनियाद हम रखने जा रहे हैं, शायद वो आपके दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक दूसरा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनको समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको एक बस नजर आ रही होगी बेटा इधर, ठीक है बेटा, एक बस नजर आ रही होगी इधर आपको। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं आपके कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा बेटा, पहले पूरा फोकस क्लास को समझाने पे कर रहा हूं, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी एक एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। इसको समझाने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं। एक बस है, इस बस में कुछ सवारियां बैठी है, 1 2 3 आपको नजर आ रही है।
और एक सवारी, एक पैसेंजर है जो खड़ा है यहां पे, ठीक है। और इसी बस में एक फर्श पे एक बॉल है जो इस तरफ पीछे की तरफ जा रही है, और इस बॉल का जो स्पीड है इस व्यक्ति ने बताया है, ये देखो इधर दिख रहा होगा आपको, ये कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, द बॉल इज मूविंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, और इस तरफ जा रही है बॉल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बॉल का डायरेक्शन यह है। ये बंदा सोच रहा है, ये बंदा सोच रहा है इस बस में खड़ा खड़ा, और ये बॉल बस के अंदर ही पीछे की तरफ जा रही है, ये मान लो आप। अच्छा जी, बस की स्पीड है बेटा 20 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। बाहर एक लड़की खड़ी है, और वो हो सकता है न्यूटन की छोटी बहन हो, क्योंकि वो जिस हिसाब से सोच रही है लग तो यही रहा है, बहुत डेप्थ में जाके सोचा जा रहा है यहां पे। हो सकता है नया न्यूटन का कोई नियम जिसने दिया उसका एक नया नियम ये निकाल दे। ये क्या सोच रही है, ये सोच रही है कि दैट बॉल इज मूविंग एट 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया इसमें। लोचा कैसे सर, समझ नहीं आया, जरा ध्यान दीजिए। ये बंदा इसके सापेक्ष ये बॉल 5 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रही है, और बस जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से आगे, और ये लड़की क्या बोल रही है, ये लड़की बोल रही है कि दैट बॉल इज मूविंग एट 15 किलोमीटर पर आवर। यस, ये बॉल 15 किलोमीटर पर आवर से गति कर रही है। यस, समझिए आप। मेरे हिसाब से पहले बताओ, अगर मैं सवाल आपसे कमेंट में करूं, इस लड़की के सापेक्ष ये बस किस स्पीड से मोशन में कर रही है, किस स्पीड से मोशन में है? आप कहोगे सर 20 किलोमीटर पर आवर आगे जा रही है। अच्छा जी, ये बस इसके सापेक्ष 20 किलोमीटर पर आवर में, ये व्यक्ति किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। ये सभी पैसेंजर जो बस में बैठे हैं वो 20 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो बॉल है वो 5 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ बढ़ रही है। तो इस बॉल का जो रिजल्टेंट मोशन निकल के आया इस लड़की के सापेक्ष वो 20 - 5 यानी 15, और इस लड़की ने उसको 15 बताया है, 15 किलोमीटर पर आवर। इस व्यक्ति के सापेक्ष इस बॉल की स्पीड 5 है, और इस लड़के के सापेक्ष इस बॉल की स्पीड 15 है। अब यही है आपका इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, यहीं से इसकी कहानी तैयार होती है। इनर्शियल फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक चीज सबको एक बार में छुपा देता हूं, इधर पीछे कुछ नहीं दिख रहा आपको, बैकग्राउंड में मान लो आप क्या बात कर रहे हो सर। यस, मैं आपको इतना बता देता हूं, मैं इसको छुपा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, 1 सेकेंड, इधर ध्यान दीजिए बेटा। यस, कुछ ही नहीं, आपको बैकग्राउंड में मैंने छुपा दिया है, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है, विराम में है, या मोशन तो कर रहा है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, अगर रेस्ट में है तो भी एक्सेलरेशन नहीं है। यानी सर सीधी बात क्यों नहीं बोल देते आप कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और अगर उसके मोशन में अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वह आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अगर या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। इसके उल्टा अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उसमें एक्सेलरेशन है यानी त्वरण के साथ गति कर रहा है तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, जिसके रिगार्डिंग अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने इसको यही समझाने की कोशिश की है। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे को जवाब देना बेटा, इस व्यक्ति के सापेक्ष, इस व्यक्ति के सापेक्ष ये जो व्यक्ति बैठा है ये बताओ कौन से फ्रेम में है, मुझे जवाब चाहिए। इनर्शियल, क्योंकि अगर इमेज बन चुका है दिमाग में तो जवाब भी तैयार हो चुका है। इस व्यक्ति के सापेक्ष ये व्यक्ति कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम में? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। यस, इनर्शियल में है या नॉन इनर्शियल में? फटाफट बताइए जल्दी से। यस, यहां पे इनर्शियल में है या नॉन इनर्शियल में? जल्दी बताएं बेटा। यस, जड़त्वीय है, जड़त्वीय, फटाफट। यस, जवाब बहुत डिले से आता आपका, इनर्शियल फ्रेम में। यस, शाबाश, वेरी गुड।
ये इनर्शियल फ्रेम में इसके सापेक्ष, ठीक है, ये इसके सापेक्ष इनर्शियल में। एक चीज और बेटा, इस व्यक्ति के सापेक्ष ये बॉल कौन से फ्रेम में, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? आप कहोगे इनर्शियल। क्यों सर, ये तो मोशन कर रहा है, कर तो रहा है मोशन, लेकिन इसका वेलोसिटी कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, तो फिक्स है ना। क्या ये इंक्रीज कर रहा है, क्या ये डिक्रीज कर रहा है, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा। जब एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो भाई क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी ये आपका इनर्शियल फ्रेम में काउंट होगा। तो बेसिक मैंने इमेज बनाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि वो इमेज आपके यहां से क्लियर हो गई है सभी बच्चों की, ठीक है बेटा, शाबाश। चलो आगे आ जाओ। यहां पे देखिए, यहां पे अपन समझते हैं थोड़ा सा इसको बेसिक से। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? एक एक पॉइंट पे फोकस कराऊंगा, एक एक लाइन फिल कराऊंगा, दिमाग में उतारूंगा, समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसा निर्देश तंत्र, क्योंकि पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ाया गया है, सिलेक्शन बेस 2019 पार्ट 2 में भी मैंने नहीं पढ़ाया और बाकी टीचर्स लोग भी आपको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन इसको समझना कितना जरूरी है। जब आप आगे चलोगे, लिफ्ट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो थोड़ा सा इसमें आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, और आज ये अपन लिफ्ट कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, यानी टॉप लेवल होने वाली है क्लास, जबरदस्त। तो देखिए, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम लागू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड फॉर, पहला सवाल, ओनली एंड ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है। ये बात याद रखिए आप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखी हुई है, स्थिर रखी हुई है, वो अपनी पोजीशन चेंज का विरोध करती है। अगर मोशन में है तो वह मोशन में बने रहना चाहती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर वो गति कर रही है तो गति करते रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं आएगा, और जब तक रिटार्डेशन नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तब हमारा फ्रेम कौन सा होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। मैंने अभी पीछे बताया था आपको, शायद दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में ये चीज स्कैन हो चुकी होगी। क्या कि निर्देश तंत्र ऐसा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है उसके लिए लागू होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ठीक है बेटा, यस, ध्यान दीजिए इस बात को, मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक है, यस सर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें तो एक्सेलरेशन आता है, F बराबर ma, यस, उसके लिए नॉन इनर्शियल आएगा, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन आता है, वहां पे त्वरण आता है, वह नॉन इनर्शियल हो जाएगा। चलो इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट सभी बच्चों का क्लियर है और हल्का हल्का समझ में आने लगा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पूरा नहीं समझ में आएगा, लेकिन हल्का हल्का अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, और पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको क्लियर होने लगेगी यहाँ पे, ठीक है, यस। आगे चले बेटा, देखो दूसरा पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपका ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो विराम अवस्था में, ध्यान देना, ये जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या तो एट रेस्ट या आपका एक समान वेग। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहना यह चाहता हूं कि या तो वह रेस्ट में है या वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। ए बराबर आपका 0, यानी त्वरण उसमें 0 होगा। ये आपका इनर्शियल फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। उसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है सी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके सापेक्ष जो दूसरा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस गति कर रहा है तो वह भी इनर्शियल ही होगा, यानी वह निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होगा। बाकी इसका कोई यूज आपको होने वाला नहीं है, इतना डेप्थ में आपके सवाल नहीं बनेंगे। लेकिन ये पहला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बना के आपको बता चुका हूं, ठीक है बेटा। एक बच्चा कह रहा है अर्थ कैसा फ्रेम है, अभी बेटा पेशेंस रखो, मैं कहता हूं पेट में गैस बन रही है तो कोई टैबलेट ले लो, है ना, नींबू पानी पी लो और बैठ जाओ। क्लास खत्म होने से पहले हर एक बच्चे का डाउट है वो मिल जाएगा, क्योंकि मैं एग्जांपल लेके आया हूं, हर एक बच्चे का सवाल का जवाब मिलेगा। एक एक सवाल मैंने यहां पे नोट किया है, टेंशन ना लो, अभी मिलेगा आपके सवाल का जवाब। ऑप्शन डी क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि किसी वस्तु पे परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स, नोट करो क्या मैंने जो बातें पीछे बताई थी वो दिमाग में आ रही है। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, यानी या तो वो रेस्ट में है और अगर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 होता है तो या तो वह स्थिर है
या वह एक समान वेग से गति करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है तो वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। मेरे हिसाब से अब बहुत कुछ समझ में आने लगा है, मेरे हिसाब से अब बहुत कुछ समझ में आपको आने लगा है। डाउट क्लियर है बेटा? अच्छा जी, अगला पॉइंट आपका ई क्या है? अगला पॉइंट आपका ई क्या, उस पर ध्यान दीजिए। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि कण का, शाबाश, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल यानी कण का त्वरण जीरो हो तो यह सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए क्या होगा? जीरो होगा। भाई अगर एक्सेलरेशन जीरो है और उसके सापेक्ष कोई भी अपन दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो भाई एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो है, कोई भी रेफरेंस ले लो आप, जीरो ही रहेगा। तो ये आपका अगर त्वरण जीरो है तो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए उसका त्वरण जीरो ही रहेगा, वह चेंज नहीं होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट आपका, क्या बात कर रहे हो, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे लाइन पे। इसके बाद में इसका मैं ब्रीफ जो कॉन्सेप्ट बन रहा वो आपको समझाता हूं क्या है। पहले इसका इमेज बनाते हैं, वो इमेज कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। आदर्श रूप से आइडियल फॉर्म में प्रैक्टिकली अपन जो यूज ले रहे हैं वो ब्रह्मांड में जड़त्वीय निर्देश तंत्र का अस्तित्व होता ही नहीं है, जड़त्व का एग्जिस्ट ही नहीं करता इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन क्या कह रहा है, एक निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में माना जा सकता है यदि उसका त्वरण उस वस्तु के त्वरण के सापेक्ष नगण्य मान लिया जाए। अगर उसका एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो फिर अपन उसको क्या कर देंगे, अरे भाई थोड़ा सा ही तो एक्सेलरेशन था तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा मान लिया? इनर्शियल मान लिया, यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लिया। भाई त्वरण तो है लेकिन यार थोड़ा सा है, चल जाएगा, यानी उसको मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आइडियल की बात करें, आदर्श इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो वह ब्रह्मांड में वैलिडिटी नहीं है, उसको केवल एज्यूम किया जाता है, माना जाता है। ये लॉजिक यहाँ पे सवाल कोई नहीं बनेगा लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना वो काम में आएगी यहाँ से। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने जो अपने नोट डाला है वो पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट आपका ध्यान दीजिएगा, ये एक बच्चे का जो सवाल था उस बच्चे का डाउट यहीं पे क्लियर करूंगा। मैंने इसीलिए कहा था कि बेटा आराम से बैठो, पेशेंस रखो, सब क्लियर होगा। क्या? गिरते हुए सेव का त्वरण, ये सेव कहां पे गिरा था? न्यूटन के सिर पे। अगर नहीं गिरा होता ना तो आज ना तो मैं परेशान हो रहा होता ना आप हो रहे होते, उसके सिर पे ही गिरना था, वो नीचे ही गिरना था, ऊपर नहीं गया। वो ऊपर चला जाता तो उसको पता ही नहीं चलता, और पता नहीं चलता तो आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ रहे होते। कितना फायदा होता है कि नहीं है? समझने वाली बात है। क्या करे, खुद मर गए, अपने को मार के चले गए। ठीक है भाई साइंटिस्ट है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला था, बहुत कुछ करके गया है, ऐसे नहीं कह सकते उसको ना। गिरते हुए सेव का त्वरण, गिरते हुए सेव का त्वरण यानी एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए पृथ्वी को, ध्यान देना बच्चे का सवाल था वो, पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जा सकता है। जो सेव गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए जिसके सापेक्ष वो गिर रहा है, तो जो पृथ्वी पे गिर रहा है, पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं, क्योंकि जितना उसके एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है उसके सापेक्ष पृथ्वी का जो एक्सेलरेशन है उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए पृथ्वी का, अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल माना जा सकता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जा सकता है। मेरे हिसाब से उस बच्चे को डाउट मिल गया होगा, मेरे हिसाब से उस बच्चे का जो डाउट था उसको जवाब आ गया होगा कि इसका रीजन अपने को कैसे लेके यहां से चलना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, आप देखो आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे? अगला पॉइंट नंबर 2। तो फिर इसका मतलब ये क्या हुआ? एक नया हंगामा आपकी स्क्रीन पर हो रहा है क्या? लेकिन इसके विपरीत, ध्यान देना मेरी बात पे, इसके विपरीत कोई भी प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है, अगर उसका स्टडी करना आपको तो पृथ्वी को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र मानेंगे जबकि सूर्य को जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानेंगे। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी को एक प्लेनेट मान लिया, तो उस कंडीशन में हमें पृथ्वी की स्टडी करनी है तो हम सूर्य को आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र ले लेंगे सूर्य, और पृथ्वी को क्या ले लेंगे? नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये वो गिरगिट है जो आवश्यकता के अनुसार अपना रंग बदलता है, यही बात मैं कह रहा हूं। जैसा इसको डिफाइन करना होता है वैसे इसको एज्यूम किया जाता है। पिछले वाले में हमने एप्पल का एक्सेलरेशन निकालना था तो पृथ्वी को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लिया। अब हमें पृथ्वी का ही स्टडी करना है, किसी प्लेनेट का स्टडी करना है, तो भाई सूर्य को तो क्या मान लो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जो खुद है उसको अजड़त्वीय मान लो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा? यस सर। चलो जी, अब आगे आते हैं। दूसरा इसका भाई आता है यहाँ पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बेटा थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है तो मुझे कमेंट में आपका जवाब चाहिए, उसका इंतजार मैं काफी देर से कर रहा हूं लेकिन जवाब नहीं मिला मुझे। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है एक एक पॉइंट? अभी इनर्शियल मैंने बताया, एक एक पॉइंट पे मैंने फोकस किया है ताकि आपको फील हो कि एक्चुअल में मैं पढ़ के आ रहा हूं। अभी मजा आएगा आगे जब अपन लिफ्ट पे पहुंचेंगे और उसके जबरदस्त न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में न्यूमेरिकल भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जरा समझिए इसको। क्या लगा दिया मैंने एक शब्द यहां पे, और मैं शुरू से बात करते आ रहा हूं यार, जिसका एक्सेलरेशन नहीं है, जो रेस्ट में है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जिसमें एक्सेलरेशन है, जो त्वरित है, जिसमें रिटार्डेशन है, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल जीरो नहीं है, वह आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो एक बार मैं इस लाइन को आपको क्लियर कर दूं, दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में इसको स्कैन कर ले। क्या? त्वरित निर्देश तंत्र, त्वरित निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ओहो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम लागू नहीं होता है। अब आई ना बात, दो सवाल, एक तीर से दो शिकार। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसके लिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, क्योंकि उसमें या तो वस्तु रेस्ट में रहेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर बात करते हैं सेकंड इसकी, आपके इनर्शियल फ्रेम के बाद में आपका आ गया सेकंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो इसमें आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता, पहला नियम लागू नहीं होता। तो मेरे हिसाब से दो जबरदस्त सवाल हमने तैयार कर लिए हैं, हमने दो जबरदस्त सवाल तैयार कर लिए हैं। ठीक है, यस, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत से बच्चे, वेरी गुड। ओके, अभी आपका कमेंट देखने को मिला। अब आता है बहुत ही खतरनाक सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल। अब अपना सामना एक ऐसे प्राणी के साथ होने वाला है जिसका आकार आकृति कुछ पता ही नहीं है। हम इमेजिन करते हैं, भूत का चेहरा देखा है कभी? इमेजिन कर लेते हैं, लंबे कान, नाक, आंख, दांत उसके दिख जाते हैं, बड़ा डरावना चेहरा होता है, ऐसा इमेजिन करते हैं, है कि नहीं है? अब इसका इमेजिन कैसे करें? ये सूडो फोर्स क्या है? बहुत ही छद्म बल है, ये धोखा है, ये धोखा है अपने आप के साथ में। ये छद्म बल है ना, ये धोखा है। अगर अपन इसको अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं तो एक धोखा है अपने साथ, जिसकी बात अपन करें, लिखा भी है इसने छद्म बल, सूडो फोर्स। इसको कैसे समझे, छद्म बल को कैसे अपने को अंडरस्टैंडिंग में लेके आना है, क्या कहानी है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली फील कराऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, बस नैनो सेकंड की जरूरत हो है, आपको थोड़ा सा सब रखने की जरूरत है। ठीक है, यस, आगे चलो। देखो, छद्म बल, सूडो फोर्स क्या है? वह बल, वह फोर्स है जो कि न्यूटन के नियम के अनुसार भौतिक अवस्था की व्याख्या करने के लिए केवल अजड़त्वीय प्रेक्षक द्वारा लगाया जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, ओनली एंड ओनली सूडो फोर्स अप्लाइड इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आपका सूडो फोर्स लगता है। अब आप क्या सोच रहे होंगे, क्या मजाक कर रहे हो सर जी? अभी हमारे को दिमाग में इमेज ही नहीं आया कि सूडो फोर्स होता क्या है, और आप तो इसकी कहानी बताने लगे। अब भाई इसकी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, लेकिन समझा के छोड़ूंगा। एक एक बच्चे से कमेंट में यस सर लिखाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, बस क्लास में रुको, उसके बाद में जवाब आपका यस सर होगा 100%। मैं गारंटी के साथ चैलेंज करता हूं कि सूडो फोर्स एक्चुअल में है क्या, कैसे ये काम करता है। बस थोड़ा सा पेशेंस की आपको जरूरत है। ठीक है बेटा, यस, ओके। देखो बेटा, पहला पॉइंट हो गया आपका, दूसरा पॉइंट हो गया, यहां पे तीसरा पॉइंट देखिए। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, वन बाय वन इसकी कहानी बताऊंगा, फिर इसका मैं डायग्राम बताऊंगा, ये एक्चुअल में दिखता कैसा है, समझिए। क्या
छद्म बल स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड Fp वस्तु के द्रव्यमान m और तंत्र के त्वरण F की जगह यहां पे एक्सेलरेशन a कर लेंगे, a के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बात कर रहे हो? F फोर्स, P फोर्स, स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है? मास। और क्या बात कर रहे हो सर, ये तो जाना पहचाना चेहरा है, मतलब ये तो हमने देखा इसको, F बराबर m है, यही आपका स्यूडो फोर्स है सच्ची में। F बराबर m है। छद्म बल का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई ऑफ m एंड a। F बराबर m है, ये आपका स्यूडो फोर्स है सर। अच्छा, कुछ पता तो चला कि एक्चुअल में वो है क्या, ये लगेगा कहां पे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लास्ट वाली स्लाइड आपको पता होगी, ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अप्लाई होता है। समझ में आया? F बराबर m इसका फॉर्मूला होता है। यानी सर जी थोड़ी थोड़ी हम इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और अभी इसका पूरा डायग्राम बना देंगे हम। थोड़ा सा आगे चलते हैं। छद्म बल की दिशा, देखो एक चीज और आ रही है अपने पास, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स। छद्म बल की दिशा तंत्र के त्वरण की दिशा के विपरीत होती है। ओ माय गॉड, अब आ रही है मेन मुद्दे वाली बात। डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स इज अपोजिट ऑफ सिस्टम, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम का आपका जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या बात कर रहे हो? विपरीत होता है, यानी F बराबर m a नहीं लिखूंगा मैं, Fp, P फॉर स्यूडो फोर्स, तो Fp बराबर माइनस का m a लिख रहा हूं क्योंकि a एक्सेलरेशन है उस सिस्टम का और स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा है, उसके विपरीत में लग रहा है। बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, इसका इमेजिन फील करने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? कितने बच्चे तैयार हैं इसको फील करने के लिए? उसके बाद में मैं आपको लिफ्ट कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा, उसके बाद में लिफ्ट कॉन्सेप्ट की मैं बातें करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे आ जाओ। छद्म बल एक काल्पनिक बल है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, यानी कि भौतिक रूप से इसका कोई उद्भव बिंदु नहीं है, कहां से जनरेट होता है नहीं, केवल इमेजिन किया जाता है, तथा ये किसी भी पारस्परिक क्रिया की वजह से उत्पन्न नहीं होता है। कोई एक्शन करे तो रिएक्शन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इमेजिनरी है, केवल इमेजिन करना होता है ताकि हमारा न्यूटन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो सके, सही हो सके, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे गलत हो जाएगा, जरा समझिए। की वजह से उत्पन्न नहीं हुआ है, यह है क्रिया प्रतिक्रिया जोड़े के रूप में भी नहीं होता है, ये एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में भी नहीं होता है। बहुत कुछ जानकारी अपन कलेक्ट कर रहे हैं, अभी अपने यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन यहाँ से पहुंचने के पहले मैं उसको वापस लेके आऊंगा। इसकी बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है, अब बारी आती है इसको फील करने की, अब बारी आती है इसको समझने की। यस, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अपने पास एक लिफ्ट है, ठीक है, इस लिफ्ट को यूज में ले सकते हैं क्या हम? इस लिफ्ट को यूज में ले सकते हैं क्या? ये लिफ्ट, इस लिफ्ट को यूज में ले सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा, इधर ही लेते हैं बेटा, एक लिफ्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये लिफ्ट है और इसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है ऐसे, इसको स्प्रिंग बना दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इसको मैं स्प्रिंग नहीं बना रहा, इसको मैं स्प्रिंग नहीं बना रहा, ठीक है, यस, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, स्प्रिंग दिमाग में आ जाएगा उनके। ये एक ब्लॉक है और एक बंदा है, चिंकू मिंकू पिंकू जो भी है, इधर खड़ा है, ठीक है, और इस पे एक रस्सी से लटका हुआ है ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, टेंशन T ऊपर की ओर है, बाहर mg नीचे की तरफ है, और ये लिफ्ट भैया, ये लिफ्ट जा रही है a एक्सेलरेशन से ऊपर। क्या मजाक कर रहे हो सर जी? यस, ये लिफ्ट जा रही है a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर। अब वो टाइम आ गया है जब अपन देखने वाले हैं स्यूडो फोर्स को एक्चुअल में दर्शन करने वाले हैं उसके। ध्यान दो, फोकस करो, नहीं तो निकल जाएगा तुरंत से। ध्यान दीजिएगा स्यूडो फोर्स क्या है। तो बेटा ये टेंशन T, ये mg और ये a। आप मुझे ये बताइए लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर। तो ऊपर की ओर जो वैल्यू होती है उसको अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव में, यानी ऊपर की ओर आपका लिफ्ट जा रही है तो ये टेंशन T ज्यादा होगा, mg उसमें से माइनस कर देंगे और ये आपका रिजल्टेंट m आ जाएगा, परिणामी बल। ऐसे तो निकालते हैं रिजल्टेंट, ये कॉन्सेप्ट बनाना आपको आता है ना, T माइनस mg। बेटा अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो ज्यादा जिसकी दिशा में होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो T माइनस mg बराबर ma। अच्छा, अब आप मुझे बताइए तो T बराबर कितना हो जाएगा बेटा? mg प्लस आपका ma। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? एक बार यहां तक मुझे बताइए, कहानी समझ में आई? अच्छा जी, बिल्कुल सही है, वैलिड है सर, ये तो पढ़ा हुआ है हमारा। अच्छा जी, अगर ये पढ़ा हुआ है तो फिर स्यूडो फोर्स कहां पे है? अभी बात करता हूं मैं स्यूडो फोर्स की बात करता हूं। अभी समझिए, इधर एक दूसरी लिफ्ट है, अभी फील होगा, इसको समझिए, है ना। और इस लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है जिसका भार m है और इसका भार mg नीचे की तरफ है और टेंशन आपका T है।
एक लड़का, एक चिंकू मिंकू पिंकू जो भी है यहाँ पे खड़ा है और एक यहाँ पे खड़ा है ना। ये थोड़ा बड़ा आदमी है, ये न्यूटन से बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अब बात करते हैं, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्या हुआ? अब आएगा मजा। ये देखिए, समझिए। अब आप मुझे बताइए, ये बंदा जो बाहर से देख रहा है, ये जो बंदा बाहर से देख रहा है, ये जो बाहर से देखा, एक इसने यहां पे देखा, एक इसने यहां पे देखा, इसके सापेक्ष ये लिफ्ट कौन से एक्सेलरेशन से है भैया? ए एक्सेलरेशन से है। इसके सापेक्ष इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए। और इसके सापेक्ष इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए। और अगर इसके सापेक्ष की मैं बात करूं तो, ये ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसके सापेक्ष एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसके सापेक्ष इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? ये भी लिफ्ट में खड़ा है, ये लिफ्ट में लटका हुआ है, तो उसके सापेक्ष एक्सेलरेशन क्या है? 0। बस वाला एग्जांपल याद आया, एक बंदा खड़ा था, एक बैठा था, उन दोनों के सापेक्ष एक्सेलरेशन क्या था एक दूसरे का? 0। तो इसका एक्सेलरेशन इसके सापेक्ष क्या है? 0। तो इसके सापेक्ष अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसके सापेक्ष, ये चीज मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं इसके सापेक्ष बात करता हूं तो T बराबर mg आता है। T बराबर क्या आता है? mg। इसके सापेक्ष अगर देखता हूं तो भाई तोड़ तो है ही नहीं भाई, एक्सेलरेशन नहीं है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दोनों। ये देखा इधर, इसने देखा कि लिफ्ट जा रही है एक्सेलरेशन से ऊपर, लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, यानी सिस्टम एक्सेलरेशन में मोशन कर रहा है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इसके सापेक्ष ये लिफ्ट जा रही है, तोड़ है लिफ्ट में, तो नॉन इनर्शियल आया कि नहीं आया? सर जी आया। तो बताओ इसके सापेक्ष ये आपका कॉन्सेप्ट वैलिड हुआ कि नहीं हुआ? इसके सापेक्ष आ रहा है T बराबर mg प्लस m है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये बाहर से खड़ा होकर देखता है तो, और जो अंदर खड़ा है उसके सापेक्ष आ रहा है T बराबर mg। अब बताओ क्या ये चीज और क्या ये दोनों चीज बराबर हैं? नहीं सर, बस वही आपका स्यूडो फोर्स है। अब इस फॉर्मूले को सही करने के लिए अभी मैंने क्या डेफिनेशन दिया था बताऊं मैं आपको? मैंने कहा था स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला Fp होता है, जो कि मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। और एक चीज और बताई थी, क्या? इसकी डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर है, स्यूडो फोर्स नीचे एक्ट करेगा, और वो स्यूडो फोर्स आपको यहां पे दिखेगा। और उस स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ma। उस स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ma। तो अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले को क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं? यस और नो? T बराबर mg, टेंशन को बैलेंस कर रहे हैं दो फॉर्मूले, mg प्लस आपका ma। दिलो दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला वैलिड है? और यहां पे मैंने ये जो ये लिखा है, ये आपका स्यूडो फोर्स है Fp, ये आपका स्यूडो फोर्स है। अगर ये स्यूडो फोर्स यहां पे नहीं होता, यही रिक्वायरमेंट है स्यूडो फोर्स की, छद्म बल की, अगर ये नहीं होता तो ये आपका न्यूटन्स लॉ कैंसिल, खत्म, गलत हो गया, यहां पे सही था। यही चीज है स्यूडो फोर्स की। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, वो बच्चे इस वीडियो को क्लास से सेव हो जाए तो एक बार शाम को रिवर्स करके देख लेना, जिंदगी भर स्यूडो फोर्स नहीं भूलोगे। क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा ऑलरेडी लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये मैंने स्यूडो फोर्स का इंपॉर्टेंस आपको समझा दिया है कि कैसे स्यूडो फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड कर देता है। नहीं तो दिक्कत हो गया था इधर, ठीक है, दिक्कत हो गया था, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है और वहां पे ये वैलिड नहीं होता, लेकिन इसको अपन अप्लाई करेंगे तो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सभी बच्चों का कमेंट में यस सर चाहूंगा मैं। अगर मैं कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का कमेंट चाहूंगा यस सर। डाउट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, यस। इनर्शियल दोनों दिया हो तो कौन सा करें? बेटा क्वेश्चन को समझो। आप जो सोचते हो क्वेश्चन हमेशा वही नहीं पढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन की अपनी अलग अलग वैलिडिटी होती है, अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। अभी मैंने बताया अगर एप्पल का एक्सेलरेशन निकालना है तो भैया पर्थ जो आपका अर्थ है उसको क्या माना हमने? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो सूर्य को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया और पृथ्वी को नॉन इनर्शियल। तो भाई ये तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, ठीक है। हम उसको इनर्शियल या नॉन इनर्शियल अभी नहीं बोल सकते, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा। चलो आगे चलते हैं, अब आएगा मजा। अब आता है आपका लिफ्ट कॉन्सेप्ट है। लिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं। लिफ्ट में गति, मोशन इन ए लिफ्ट है। ये आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा बेटा, ये लिफ्ट है जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, बाहर mg नीचे की तरफ।
लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, रिएक्शन फोर्स आर है, बाहर एमजी नीचे की तरफ है। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, बाहर एमजी नीचे की तरफ। क्या यहां से सभी डाउट क्लियर करें फटाफट फास्ट से? चलो जी, सबसे पहली चीज आप मुझे बताओ, पहला लॉजिक हमारा, भार वेट क्या है? भाई कोई भी वस्तु पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल mg, उसी को अपन भार कहते हैं, जिसमें g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। क्या? कि पृथ्वी के किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जितना बल केंद्र की ओर, जितना बल सेंटर ऑफ आपका अर्थ केंद्र की ओर महसूस होता है या खींचती है, वह उस वस्तु का भार कहलाता है। एक बल द्वारा वस्तु से उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है जो उसने महसूस किया है वहां पे। ठीक है, वही आपका गुरुत्वीय त्वरण जी, भार आपका mg, गुरुत्वाकर्षण बल जो वस्तु को खींचता है पृथ्वी के सेंटर की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, उसका कॉन्सेप्ट है। और यहां पे लिख दिया, अगर मास m है और वस्तु का भार w है तो w बराबर mg, आगे क्या लगा देंगे बेटा? न्यूटन, सबको पता है mg न्यूटन। ठीक है, भार, अरे सर क्या बात कर रहे हो? भार, हाँ भार वेक्टर, डाउट नहीं आया आपको? भार वेक्टर, यस, W वेक्टर बराबर mc वेक्टर। कैसे? अरे भैया भार की डायरेक्शन होगी ना, भार हमेशा कहां लगता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है भार हमेशा। समझ में आया? तो डायरेक्शन होती है, तो भार एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिमाग में डाल लीजिएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये। चलो आगे आते हैं। यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु का भार m kg भार या m किग्रा बल के रूप में व्यक्त किया जाए तो m kg भार, देखना, अगर वस्तु का द्रव्यमान m है और उसको भार के रूप में kg के रूप में रिप्रेजेंट करें तो m kg भार बराबर m kg भार, और उसको मैं क्या लिख सकता हूं? mg न्यूटन। ये बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिनको अक्सर बच्चे या तो टीचर्स लोग बताते नहीं है या बच्चे कभी दिमाग में लेके नहीं आते हैं, और जब इसका सवाल आता है तो वहां पे हालत खराब हो जाती है, किसको किस में चेंज करूं कुछ पता ही नहीं चलता है। ध्यान दें बेटा, m kg भार, अगर m kg भार दिया हुआ है और अगर उसको न्यूटन में बदलना है तो लगाओ mg न्यूटन, g लगते ही वो न्यूटन बन जाएगा, नहीं तो आपका kg भार होगा। kg भार का मतलब भारी है, वो बल के रूप में बदलना है तो mg न्यूटन लगा दो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहां से। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूं, उसके बाद में आगे जो इसकी कंडीशंस है उनके बारे में बात करूंगा। यदि कोई वस्तु त्वरित प्लेटफॉर्म पर स्थित है तो वस्तु का भार परिवर्तित महसूस होता है। लिफ्ट में अगर कोई एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो भाई उसका भार एक्चुअल भार नहीं होता है, वेट एक्चुअल नहीं होता, इंक्रीज या डिक्रीज, हल्का या भारी महसूस होता है, डिपेंड कंडीशन पे करता है, अभी देखेंगे वो कंडीशन। यह है नया भार, आभासी भार कहलाता है। ठीक है, माना W बराबर mg है न्यूटन, तो भार का एक व्यक्ति किसी लिफ्ट में खड़ा है, तो अब mg भार का कोई व्यक्ति है, W बराबर mg न्यूटन भार का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, तो उसकी अलग अलग स्थितियां क्या बढ़ती है, जिसमें पहला कंडीशन आपका, तैयार है सभी सोल्जर? तैयार है सभी सोल्जर? तैयार है सभी सोल्जर? जरा ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, यस, ध्यान दे बेटा। पहला केस में आपका क्या है, यदि लिफ्ट विराम में है, लिफ्ट विराम में यानी वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। एक बंदा लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट खड़ी है, लिफ्ट भी खड़ी है, बंदा भी खड़ा है, मस्त हो गया आराम से। ये देखो R उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा सतह पे और W उसका भार हो जाएगा, यानी उसके उस व्यक्ति का भार R बराबर आपका mg। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो आपका लग रहा है mg के रूप में, भार के रूप में। वास्तविक जो आपका भार है, ये आभासी भार आपका जो दिया गया है, W बराबर वास्तविक भार बराबर आपको mg की फॉर्म में मिलेगा। यहां पर इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल R बराबर mg होगा, ये जीरो, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, जीरो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, R बराबर mg, तो वास्तविक जो भार होगा वो आपका mg के बराबर ही होगा, प्रतिक्रिया बल उसी के बराबर होगा, भार के बराबर लगेगा। यही चीज मैंने नीचे लिखी है। तो पहले सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिफ्ट खड़ी है, बंदा भी उसमें खड़ा है, तो भाई उसका एक्चुअल जो भार है वही आभासी भार है, वही वास्तविक भार है। अगर उसकी बात करें दोनों बराबर है। ठीक है, यस। दूसरा केस आपका, केस नंबर 2 क्या है, यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ
त्वरित होती है और ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है उस कंडीशन में एक बंदा इसमें खड़ा है, ये आर बराबर आपका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और डब्ल्यू बराबर एम जी आपका नीचे की तरफ लग रहा है। कोई बच्चा मुझे बताएगा, अभी मैंने बताया था पीछे ही आपको जो टेंशन वाला कॉन्सेप्ट था, तभी मैंने ऐसे लिखा था टी माइनस आपका एम जी बराबर एम ए, बताया था मैंने। सेम लॉजिक है, यहां पे टी की जगह रिएक्शन फोर्स है, आर बराबर एम जी बराबर आपका एम ए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा एम जी प्लस आपका एम ए, यानी आर बराबर आपका हो जाएगा एम जी प्लस ए। तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो यहाँ पे फील हो रहा था वो पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आभासी भार है वो आर बराबर एम जी प्लस एम ए है। मतलब ये हो रहा है क्या कि जो आभास हो रहा है आपको वो आपका जो वास्तविक भार है, यानी जो आपका वेट है वो बड़ा होगा एक्चुअल वेट से। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसमें जुड़ रहे हैं भाई मेरे, आर बराबर एम जी प्लस एम ए हो रहा है। अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार आपका जो एक्चुअल भार है, एक्चुअल जो वेट है उस वेट से ज्यादा महसूस होगा अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है। तो बताओ लिफ्ट का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ बेटा? अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो सभी बच्चों को याद है आर बराबर एम जी प्लस एम ए, एक्चुअल क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो मैं इसका कॉपी पेस्ट करूंगा। यस सर। अगले पे आ जाओ, तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या कहता है? यदि लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो, अगर लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो उस कंडीशन में यहां व्यक्ति का भार mg नीचे की ओर और प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर कार्य करता है। वो चीजें बेसिक थ्योरी की चीजें हैं, वो आपको सबको पता है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r ऊपर, भार w mg, एक्सेलरेशन आपका नीचे की ओर दिया है। तो भाई इसमें क्या करना है? इसमें जो नीचे की तरफ होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो ऊपर की तरफ होता है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे। इसमें क्या किया था हमने? इसमें क्या किया था? इसमें ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया था, ये देखो r माइनस एम जी किया था। और इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? इसमें भाई एम जी माइनस आर करेंगे। देखो आप कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे मैंने इसको ये नहीं किया, नहीं नोट किया क्या इसको? W बराबर आर, ये देखो मैंने नीचे लिखा है, यहां पे लिखा है। तो यहां पे देखो, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा यानी एम जी माइनस आर बराबर एम ए। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं, ये इधर आ जाएगा तो बेटा आर बराबर हो जाएगा एम जी माइनस का एम ए। अगर आपको आर निकालना है तो अपन एम कॉमन ले लेते हैं तो जी माइनस ए। कुछ समझ में आ रहा है भैया? हाँ सर जी, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी वगैरह मैंने इधर लिखी है आपके नोट्स के लिए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे। लास्ट वाले में ऊपर गया था तो आर माइनस एम जी किया था, इस बार नीचे आ रहा है तो एम जी माइनस आर कर रहे हैं, क्योंकि जो नीचे आ रहा है वो ज्यादा होगा, एम जी माइनस आर। और रिजल्टेंट में क्या आएगा? एम ए आना ही है, ये तो आपका एफ नेट है, परिणामी बल है। तो बेटा आर बराबर जी माइनस ए, यानी लिफ्ट नीचे आएगी तो आर बराबर एम जी माइनस ए। इसका मतलब जो आभासी भार आपको आभास होगा वो उसके रियल वेट से कम होगा कि ज्यादा? सर जी हल्का महसूस होगा, वजन कम हो जाएगा। यस बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आभासी भार है वो आपके वास्तविक एक्चुअल वेट से कम है, ये चीज आप देख रहे होंगे। यानी जो आपका वेट है वो आपके एक्चुअल वेट से कम होगा, हल्का महसूस होगा। अभी इसका दूसरा पॉइंट एक और यहां पर आ रहा है, अगर लिफ्ट नीचे तो आए भैया, लेकिन अगर a बराबर g से आए तो सर जी हंगामा हो जाएगा। अगर a बराबर g है तो r बराबर क्या हो गया? 0। माय गॉड, ये क्या हो गया सर? यस, अगर a बराबर g है या g बराबर a है तो W बराबर 0। इसे कहते हैं मुक्त रूप से गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार भारहीनता की स्थिति में आ जाता है। अगर लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो उसका त्वरण A बराबर G होता है और इसे कहते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन। लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, बिल्कुल फ्री फॉल हो रहा हो तो ये A बराबर G का कॉन्सेप्ट आता है। पहला कॉन्सेप्ट आया, अगर A त्वरण से नीचे आएगी तो आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, हल्का महसूस होगा। अगर a बराबर g है तो भारहीनता की स्थिति। और तीसरी कंडीशन में तो पूरा रिकॉर्ड ही टूट गया। कैसे? ये देखिए, लिफ्ट नीचे की ओर इस प्रकार से त्वरित है कि बेटा ये देखो, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, a ग्रेटर देन g। ओ सर जी अब आएगा मजा, यानी लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से भी ज्यादा है। इसका मतलब देखिए क्या होने वाला है। अगर लिफ्ट नीचे तो आ रही है, आपने क्या कहा, अभी इधर लिखा, ये लिखा हुआ W बराबर एम जी माइनस ए, पीछे वाला ही फॉर्मूला है, क्योंकि लिफ्ट तो नीचे आ रही है ना तो एम जी माइनस ए आएगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे समझिए a ग्रेटर देन g है, इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू बड़ी है,
और जी उससे छोटा है, यानी जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आएगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बाहर नेगेटिव आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो बंदा उस परत से ऊपर उठेगा और जाके टकरा जाएगा कहां पे? लिफ्ट की छत से। यानी जो लिफ्ट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके छत से टकरा जाएगा, छत के जाके चिपक जाएगा। अगर ए ग्रेटर देन जी है तो ये भी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यस, ठीक है बेटा, यस। देखो लिखा हुआ है यहां ऋणात्मक आभासी भार का कोई मतलब नहीं है, इसलिए शून्य होगा, अतः व्यक्ति ऊपर की ओर त्वरित होगा और लिफ्ट की छत से जाके ठहर जाएगा, टकरा जाएगा या छत के चिपक जाएगा। ये फुल रिवीजन आप यहां पे कर सकते हैं, ये फुल रिवीजन आप यहां पे कर सकते हैं। यहां पे बेटा सिंपल लॉजिक है, आर बराबर आपका क्या होगा? mg, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ऊपर वाले को पॉजिटिव लो r, नीचे वाला माइनस, आर माइनस एम जी बराबर रिजल्टेंट एम ए, तो बेटा आर बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाके प्लस का एम जी प्लस ए। एक साथ रिवीजन करवा रहा हूं। और अगर लिफ्ट नीचे जाती है तो भाई नीचे वाले को पॉजिटिव लेंगे, यानी एम जी को पॉजिटिव लेंगे, माइनस ऊपर वाला नेगेटिव, एम जी माइनस एम जी माइनस आर बराबर एम ए। तो बेटा आर को उधर ले जाओ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? एम जी माइनस का आपका एम ए, यानी आर बराबर एम कॉमन आ गया, तो जी माइनस ए। यहां पे सेम वेट रहेगा, एक्चुअल जो वेट है वही रहेगा। यहां पे भारी महसूस होगा, यहां पे हल्का महसूस होगा। अगर ए बराबर जी हो गया तो भारीनता की स्थिति, और अगर ए ग्रेटर देन जी है तो वो बंदा लिफ्ट के ऊपर जाके चिपक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है तीनों। मैंने फास्ट रिवीजन करवा दिया है स्लाइड पे, एक साथ मैंने फास्ट रिवीजन करवा दिया है। लाइक बटन पे परसेंट चाहूंगा हर एक बच्चे की, और कमेंट सेशन में जय हिंद चाहूंगा, या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये चाहूंगा। प्रत्येक बच्चा एक बार कमेंट करके मुझे बता दे कि यहां से डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, यस, ओके, चलो आगे चले। यस, अब देखो आगे आपका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर मैंने डाल दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पर आ गया। इसका टाइम भी मैं स्टार्ट कर देता हूं इधर से। यस, यहाँ पे टाइम आपका स्टार्ट कर देता हूं मैं। देखिए 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। जल्दी से सॉल्व करें बेटा, फटाफट जल्दी से सॉल्व करें इसको, फटाफट सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें सारे बच्चे, शाबाश। जल्दी से सॉल्व करें सारे बच्चे। अभी आपका काम आया, इतनी देर से मैं ही बोला जा रहा था, मैं ही बताया जा रहा था, अब आपका काम आया है। यस, जैन बेटा, जैन नमस्ते। शाबाश। देखिए बेटा, एक 60 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं हट रहा हूं साइड में थोड़ा सा। 60 केजी द्रव्यमान का एक आदमी अपने कंधे पर 60 न्यूटन का भारी थैला ले जाता है। जमीन द्वारा उसके पैरों पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कितना होगा? बहुत ही तगड़ा सवाल है, जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। 60 केजी द्रव्यमान का आदमी है, 60 न्यूटन का भारी थैला उसके कंधे पे है, तो भाई उसके पैरों के द्वारा ऊपर की ओर कितना रिएक्शन फोर्स लग जाएगा? जवाब नहीं आया, जवाब नहीं आया। बच्चे गलतियां कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिस करने के बाद ये सवाल गलत करेंगे, फिर कहोगे नए क्वेश्चन लाओ, नए क्वेश्चन आ गए, नए क्वेश्चन आपके सामने। सिलेक्शन बैच की क्लास में कोई भी क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा जो मैंने पीछे करवाया है, क्योंकि ये सीरीज अलग है, वो सीरीज अलग है आपकी। शाबाश, जल्दी करें। नहीं समझ में आया बेटा? अभी देखो ए बी कर रहे हैं यार, क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं आपको यार। एक चीज मुझे बताओ, समझ नहीं आया मुझे, कॉन्सेप्ट देखो ना, क्यों रट्टा मार रहे हो यार। ये बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, और इसके कंधे पे यहां पे एक थैला रखा बड़ा सा, जिसपे कितना न्यूटन है बल? 60 न्यूटन का बल है। इसका 60 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इसके पैरों पे कितना बल लगेगा? वो टोटल इसका mg लगेगा ना यार, टोटल कितना mg लगेगा, यानी टोटल बल कितना लगेगा? तो भाई टोटल बल लगेंगे, एक तो ये जो भार का बल लग रहा है इस पिंड का वो, और एक इस व्यक्ति का खुद का mg कितना होगा। तो इस व्यक्ति का खुद का mg होगा, वो निकाल लो पहले, फिर टोटल निकाल लेंगे। m कितना बेटा? 60 kg। जी का वैल्यू कितना ले लें? जी का वैल्यू 10 ले ले क्या? चलो 10 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 600 न्यूटन तो लगेगा इसका mg, और इसका कितना लग रहा था, यानी F नेट कितना हो गया? इसका बल कितना था थैले का? 60 न्यूटन, प्लस ये कितना है? 600,
तो कितना आंसर हो जाएगा 660 न्यूटन। मेरे हिसाब से 660 न्यूटन आंसर नहीं दिया है, 648 दिया है, 588 दिया है, 528, 728, 648 आंसर आएगा। इसका वैल्यू 60 गुणा 9.8 करके देख लो, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका 60 न्यूटन दिया हुआ है, 648 आंसर आ जाएगा। हमने जी का वैल्यू 10 लिख के किया है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया। क्या गड़बड़ की है? बिल्कुल बेटा, 60 गुणा 9.8 करेंगे तो लगभग आपका शायद 588। यस, यही बच्चों ने किया ना, ये वेरी गुड। मतलब इतना एमजी निकाल के छोड़ दिया, ये वाला, ये 588 आएगा आपका, ये निकाल के छोड़ दिया। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि ऑप्शन ए कैसे कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ऑप्शन ए कैसे कर रहे हैं। भाई पैरों पे टोटल बल उस थैले का नहीं लगेगा क्या? फिर कैसे गलती कर रहे हैं हम? फंस गए, पहला ऑप्शन दिया था उसी में फंस गए। क्या बताएं? बताओ, हो गई ना गड़बड़? शाबाश, ओके बेटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये आज अपनी क्लास ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, नहीं तो न्यूमेरिकल और थे इसमें मैं और करवाता, लेकिन अभी आगे प्लस की क्लास है इसलिए उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एक बार क्लास को लाइक कर दें, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कल मिलेंगे लॉ ऑफ मोशन पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।